हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 आज 14 नवंबर और आज से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। और अभी तक उसके 5 शिफ्ट का एग्जाम भी खत्म हो चुका है। और उसके में जो मैक्सिमम जीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज के 5 शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सबसे बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सभी शिफ्टों का फुल एनालिसिस प्रोवाइड करवाया जाएगा। और यदि आप इसका पीडीएफ चाहिए तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर दीजिए, उस पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और यदि आपका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है और आपका एग्जाम कंप्लीट होने के बाद आपको मैं इसी टेलीग्राम ग्रुप के एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप टेलीग्राम ग्रुप में अपने शिफ्ट के क्वेश्चन भी सेंड कर देना, ताकि मैं जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उसका एनालिसिस आप सभी को प्रोवाइड करवा सकूं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज के 5 में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए जीके एंड जीएस के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। उन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और वह आयरिश मूल की थी और उन विदेशियों में से एक थी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसके बाद बात करते हुए एक समाजशास्त्री, थियोसोफिस्ट, समाज सुधारक और भारतीय सुशासन की मतलब अध्यक्ष थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ताज महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आगरा उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो लक्षद्वीप के, लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने? 92% है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और राज्यों की बात करें, राज्यों में किसकी है? केरल की है 94%। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इब्न बतूता द्वारा रेहला नामक यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा गया था? तो ये अरबी भाषा में लिखा गया था। अरबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो इब्न बतूता अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत रेहला में 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर और रोचक जानकारी दी गई है। इब्न बतूता का पूरा नाम मोहम्मद इब्न बतूता था और इसका यह एक मोरक्को यात्री था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात करें तो राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले के नीम का थाना से कुछ दूरी पर स्थित है। और गणेश्वर सभ्यता की खुदाई में ताम्र पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं। और गणेश्वर सभ्यता काथल नदी के तट पर स्थित है। और गणेश्वर सभ्यता पूरी हड़प्पा सभ्यता मानी जाती है। और गणेश्वर सभ्यता 250 ईसा पूर्व में फली फूली थी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि कब त्याग दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में 1919 में ब्रिटिश सरकार को 10 सर या नाइटहुड पुरस्कार लौटाया था, जिसमें ब्रिटिश सेना के हाथों 379 निर्दोष लोग मारे गए थे। इसलिए इन्होंने नाइटहुड की जो रविन्द्रनाथ टैगोर की उपाधि त्याग दी थी नाइटहुड की। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब का त्याग दी थी? 1919 में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार भी कहा जाता है, यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। और इस घटना ने रविन्द्रनाथ टैगोर यानी पहले भारतीय और एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता को मतलब काफ़ी हद तक जो जोर दिया था। और उन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था और कहा कि ऐसे सामूहिक हत्यारे किसी को भी किताब देने के लायक नहीं है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? तो भारत संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो संयुक्त बैठक से संबंधित है। तो संयुक्त बैठक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष या उनके अनुपस्थित लोकसभा के उपाध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपाध्यक्ष द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है संयुक्त बैठक की। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, काठल का गंगा किसे कहा जाता है? तो माही नदी को कहा जाता है। माही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और माही नदी के तट पर स्थित प्रतापगढ़ भूमि को काठल कहा जाता है। तो माही नदी को अटल गंगा के नाम से जाना जाता है। तो माही नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव ये नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस इलाके में सभी त्योहारों को त्यौहार के नाम से भी से जाना जाता है। और इसकी बात करते हैं, त्यौहार शानदार पारंपरिक संगीत, नृत्य और प्रदर्शन के माध्यम से नागा संस्कृति को दर्शाता है। और इस उत्सव का नाम इंडियन हॉर्नबिल से लिया गया है। यह नागालैंड की लोक कथाओं और जनजातियों के बीच आम पक्षी है। और यह उत्सव हर वर्ष 1 दिसंबर से शुरू होता है और 10 दिसंबर तक चलता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बीरबल के बचपन का नाम क्या था? तो महेश दास था। महेश दास इसका राइट आंसर हो जाएगा। महेश दास एक कुशल कवि थे और अपनी करिश्माई बुद्धि और हास्य के लिए जाने जाते थे। बीरबल एक भरोसेमंद सलाहकार भी थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और ये किसके दरबार में थे? तो ये अकबर के दरबार में थे। ये फैक्ट आपको ध्यान
रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एक वामपंथी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी थी जिसकी स्थापना 1939 सुभाष चंद्र बोस ने पश्चिम बंगाल में की थी। तो सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का फॉरवर्ड ब्लॉक 3 मई 1939 सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया गया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और सुभाष चंद्र बोस को आजादी फौज के भारतीय सैनिकों द्वारा जर्मनी में नेताजी की उपाधि दी गई थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी के रूप में जाना जाता है। तो फाइकोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ था? तो ये हरियाणा के पंचकुला में होता है। तो हरियाणा का पंचकुला इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण 2018 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण 2019 में पुणे में आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण 2020 में गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। और पांचवा संस्करण जो वर्तमान में लेटेस्ट आयोजित किया गया मध्य प्रदेश के 6 शहरों में आयोजित किया गया है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 किसे दिया गया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। तो नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह पुरस्कार विभिन्न समूह के लोगों को देश में उनके योगदान के लिए दिया जाता है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और यह पुरस्कार पहले इंदिरा गांधी अटल बिहारी वाजपेयी कैबिनेट और मनमोहन सिंह समेत अन्य प्रधानमंत्रियों को दिया जा चुका है। और विज्ञान एवं सामाजिक क्षेत्र में यह पुरस्कार NR न्यायमूर्ति, G माधवन, डॉक्टर कोटी हरिनारायण, साइरस पूनावाला और प्रकाश आमटे को भी यह दिया जा चुका है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आवारा एलिमेंट्स या तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन कहा जाता है आवारा तत्व। तो हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें ऋण आयन यानी H ऋण आयन और धन आयन H पॉजिटिव दोनों बनाने की क्षमता के कणीय व रासायनिक गुण समूह 17 तथा पष्ट समूह पष्ट के साथ समानता को दर्शाता है, इसलिए इसे आवर्ता तो कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नमामि गंगे कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 2014 में होता है। 2014 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो 1296 से 1316 थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। खिलजी वंश राजवंश था जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था जो 1290 से 1320 तक इसने शासन किया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और वो ये 1290 और 1320 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्सों को कवर करता था। इसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने भारतीय दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले दूसरा राजवंश के रूप में की थी। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। मतलब सबसे पहले कौन सा वंश आया था? फिर गुलाम वंश आया था, फिर खिलजी वंश आया था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है 1296 से 1316 तक शासन करने वाले अलाउद्दीन खिलजी भारत में दिल्ली में के खिलजी वंश का दूसरा सुल्तान था। उन्होंने लगभग 20 वर्षों तक शासन किया था और अपने शासन के दौरान उन्होंने राजस्व मूल्य नियंत्रण और समाज से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तन किए थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? तो उपाधियों के अंत से संबंधित है। तो उपाधियों का अंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 17 की बात करें तो ये किससे संबंधित है? ये अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है, छुआछूत के अंत से संबंधित है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय पश्चिम गारो जिले एंड तुरा रेंज में स्थित नोकरेक जैव संरक्षित क्षेत्र का एक हिस्सा है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। और 1986 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पानीपत के तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। और मराठा साम्राज्य और तुरानी साम्राज्य अफगानिस्तान के बीच लड़ा गया था, जिसमें मतलब मराठा साम्राज्य की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली की इसमें विजय हुई थी। लेकिन इसमें मतलब ये निर्णायक इसने मराठों को विजय माना था अहमद शाह अब्दाली क्योंकि बहुत दूरी के साथ लड़े थे इसमें। तो 1761 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अहमद शाह अब्दाली और मराठों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य संबंधित है? तमिलनाडु संबंधित, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था देश में लगाए जाने वाला आपातकाल अनुच्छेद मतलब किस अनुच्छेद से संबंधित है? देश में लगाए जाने वाला आपातकाल तो 3 अनुच्छेद संबंधित है। यह अनुच्छेद 352, 356 और 360 तीनों अनुच्छेद संबंधित है। भारत संविधान अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल प्रावधान है और राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार घोषित किया जा चुका है 1962, 1971, 1975। यह अनुच्छेद 356 में प्रदान किया गया दूसरा प्रकार का आपातकाल है। और राष्ट्रपति को भारत संविधान का अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाने का भी अधिकार है। आपातकाल प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352, 360 तक शामिल है। ये प्रावधान केंद्र सरकार किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाते हैं। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत की 23वीं वुमेन ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो भारत की 23वीं वुमेन
महिला ग्रैंड मास्टर प्रियंका नोटक्की थी, तो प्रियंका नोटक्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 वर्षीय प्रियंका नोटक्की ने MPL 46वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में अपना अंतिम महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम किया है और उन्हें टूर्नामेंट तीसरा स्थान मिला था। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक किसने जीता था? तो भारत की वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो 2020 ओलंपिक महिला की 49 किलोग्राम रजत पदक के साथ भारत का खाता खोला था, तो मीराबाई चानू इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्यादा शब्द किस खेल से संबंधित है? ये शतरंज से संबंधित है, शतरंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शतरंज में बिशप, कैप्चर, कैस्टलिंग, चेकमेट, एस एन, पासेट, गैम्बिट, ग्रैंड मास्टर, किंग, नाइट, प्यादा, क्वीन, रूक, गतिरोध, ओसिली, लियन, रक्षा, ये सभी मतलब इसे से संबंधित शतरंज खेल से संबंधित शब्द है, तो ये पे आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पंचवर्षीय योजना किस देश के ली गई है? थी रूस से ली गई है, रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2024 में G20 की मेजबानी कौन करेगा? तो इस बार मेजबानी का नंबर मतलब 2023 में भारत का नंबर था और 2024 में इसका अगला नंबर किसका है? ब्राजील का है, तो ब्राजील इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये चक्रानुक्रम के हिसाब से, तो ब्राजील इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप किस शहर में हुआ था? तो भारत के 3 स्थानों भुवनेश्वर ओडिशा के कलिंग स्टेडियम, मडगांव गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 के 32 फुटबॉल मैचों की मेजबानी की थी और फाइनल नवी मुंबई में खेला गया था। यदि फाइनल का पूछा गया तो नवी मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि इसमें से जो भी ऑप्शन में आया होगा वो अपना राइट आंसर हो जाता है। और फाइनल में स्पेन ने कोलंबिया को हराकर दूसरी बार ये खिताब अपने नाम कर लिया था। और फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक किया गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मगध का प्रथम शासक कौन था? बिंबिसार था, बिंबिसार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिंबिसार हर एक राजवंश से संबंधित था जिसने 52 वर्षों यानी 500 ईसा पूर्व से 452 ईसा पूर्व तक शासन किया था। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री मनोहर लाल है, तो मनोहर लाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, वैश्वीकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो PV नरसिम्हा राव थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गरीब कल्याण योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो 500 रुपये दिए जाते हैं, 500 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशन महाराज किससे संबंधित है? तबला वादक से संबंधित, तबला वादक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक है, तो आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महिला आरक्षण बिल किस संशोधन के तहत पारित हुआ था? तो 2023 के संशोधन के तहत पारित हुआ था, ये 128 संविधान संशोधन के तहत, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तथा नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर दिया गया था। यह विधेयक लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1 तिहाई सीट आरक्षित करता है, तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रोलेट एक्ट कब लाया गया था? तो 1919 में लाया गया था, 1919 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सेल यानी कोशिका का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो रॉबर्ट हुक ने दिया था, रॉबर्ट हुक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब दिया था? 1665 में दिया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और पहले जीवित कोशिका खोज की बात करें तो ल्यूवन होको ने की थी, जबकि मर्द कोशिका किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और छोटी छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइक्रोप्लाज्मा होती है। और सबसे बड़ी मानव मतलब कोशिका कौन सी? तंत्रिका कोशिका है, जो सबसे लंबी मतलब मानव कोशिका है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप द्वार किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश, सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश रायसेन जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भोपाल के उत्तर पूर्व 46 किमी दूर स्थित है। यह भारतीय वास्तुकला और भारत में सबसे पुरानी पत्थर संरचनाओं का एक महत्वपूर्ण स्मारक है और इसका निर्माण 3 शताब्दी से पूर्व सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूडाना आंदोलन कब हुआ था? तो 18 अप्रैल 1951 को आता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आचार्य विनोबा भावे को जमीन का पहला दान मिला था, तब उन्होंने यह जमीन तेलंगाना क्षेत्र में स्थित पोचमलपल्ली गांव में दान में मिली थी। और यह विनोबा के उसी दान आंदोलन की शुरुआत थी, जो अब इतिहास के पन्नों की स्मृति में है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तमिल साहित्य क्या है? तो तमिलनाडु के इतिहास का अनुसरण करने वाला है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इतने क्वेश्चन मिले थे मुझे, 50 क्वेश्चनों में से 39 क्वेश्चन मिले हैं। यदि इनमें से कुछ क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट रहते हैं उनको सही से याद क्वेश्चन नहीं रहते। यदि कोई क्वेश्चन गलत हो तो उसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ गलत क्वेश्चनों के लिए। और ये लेकिन वहाँ से गाइस जो क्वेश्चन करवाए मैंने वो सभी मतलब रियल अच्छे क्वेश्चन है, और वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो गलत क्वेश्चन है या जो क्वेश्चन आप
आपके फर्स्ट शिफ्ट में नहीं पूछे गए थे उनके आगे पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो आप उस सभी क्वेश्चन को देख लेना, अच्छे से याद भी कर लेना, ताकि आपके एग्जाम यदि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन रिपीट होता है तो वो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सको और आपके एग्जाम में ज़्यादा मतलब हाई लेवल क्वेश्चन नहीं पूछे गए, नॉर्मल अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब जो मैंने करवाए वहाँ से मतलब 50% क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो मैंने करवाए आप सभी को 52 क्लास से कराई, वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए और जो 25% क्वेश्चन है मतलब जो 25% क्वेश्चन है वो करंट अफेयर के और जो 25% क्वेश्चन है वो आपके जो मतलब थोड़े आउटसाइड से पूछे गए। तो आप थोड़ा इतना पर अगर यदि आपको 50 क्वेश्चन भी मेरे जो करवाए गए क्वेश्चन उनसे मिल जाते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो आप उस प्ले लिस्ट को जरूर फॉलो कर लेना। मैं उस प्ले लिस्ट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या इस वीडियो का आपको एंड में यहाँ पे शो हो रही होगी प्ले लिस्ट, तो आप वहाँ पे क्लिक करके प्ले लिस्ट के सभी क्लासेस देख के चले जाना यदि आपके आगे आने वाले 2-3 दिनों के अंदर एग्जाम है। और गाइस इसमें मैं आपको बता दूँ जिसका जीको में स्कोर अच्छा होगा उसी का इसे मतलब दिल्ली पुलिस के अंतर्गत सिलेक्शन होने वाला है। तो आपको जीके में अच्छे से स्कोर करने के आना है और ज़्यादा नेगेटिव नहीं करना। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से अटैम्प्ट हो रहे हैं या अच्छे से आ रहे हैं उनको आपको अटैम्प्ट करके आना है। और यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज के फर्स्ट शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।